चलिए स्टार्ट करते हैं डिज़ाइन ऑफ सॉकेट एंड स्पिगोट जॉइंट, यानी क्वार्टर जॉइंट में जो है सॉकेट एंड स्पिगोट क्वार्टर जॉइंट है उसकी डिज़ाइनिंग प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने बात की थी कि पी क्या होता है, इसमें लोड होता है, डी छड़ों का जो व्यास है वो है, D1 आपका सॉकेट का व्यास है, D2 आपका स्पिगोट का व्यास, D3 स्पिगोट कॉलर का व्यास, T1 स्पिगोट कॉलर की मोटाई, D4 आपका सॉकेट कॉलर का व्यास, C इसकी सॉकेट कॉलर की मोटाई हो जाएगी, B क्वार्टर की औसत चौड़ाई और T क्वार्टर की मोटाई, L क्वार्टर की लंबाई। तो ये सारे पॉइंट्स हम बात कर चुके थे। इसके बाद में हमने देखा था इसके अदर डायमेंशंस में, जैसे देखा जाए तो ए डिस्टेंस है एक तरह की, जो स्लॉट स्पिगोट के अंतिम सिरे और स्लॉट जो है उसके बीच की डिस्टेंस है, ई डिस्टेंस बिटवीन स्पिगोट एंड सॉकेट। ठीक है, तो दोनों के मध्य यानी स्पिगोट का जो सिरा है उससे सॉकेट का जो सिरा खत्म हो रहा है उसके बीच की दूरी है। और सिग्मा टी स्ट्रेस टेंसाइल स्ट्रेस हो गया यानी तनावी प्रतिबल, सिग्मा सी क्रशिंग स्ट्रेस यानी संदलन प्रतिबल, और टो आपका क्या होता है, कर्तन प्रतिबल। ठीक है, तो इसमें देखिए डायग्राम में ये आपका पी लोड है, डी आपका ये छड़ों का व्यास है, उसके बाद में हमने D1 यानी ये सॉकेट जो पोर्शन है इसका डायमीटर यानी व्यास हो गया, ये देखिए डायग्राम में। इसके बाद है D2 आपका स्पिगोट का व्यास हो गया, स्पिगोट का व्यास ये रहा D2 इंटरनल पार्ट है, ये पोर्शन जो है डॉटेड है। उसके बाद में D2 के बाद एक D3 ये स्पिगोट की कॉलर हो गई, इसका व्यास हो जाएगा, और ये सॉकेट की कॉलर इसका D4 हो गया। ठीक है, साइड डायमेंशंस आ चुकी है। इसके अलावा T1 जो है स्पिगोट की थिकनेस, C आपकी सॉकेट कॉलर की जो थिकनेस है वो हो चुकी है। उसके बाद में यहाँ से ये देखिए स्लॉट यानी जहाँ क्वार्टर लगेगा वो स्लॉट पोर्शन बनेगा, तो स्लॉट जो है वहाँ से लेके स्पिगोट जहाँ खत्म हो रहा है उसके बीच की दूरी आपकी A, और स्पिगोट जहाँ खत्म हो रहा है उससे जहाँ सॉकेट खत्म होएगा उसके बीच की दूरी आपकी ई। तो इस तरह से सारी डायमेंशंस आ चुकी थी। इसके अलावा जो क्वार्टर की है, क्वार्टर की ये हो गई औसत चौड़ाई, क्योंकि ऊपर से क्वार्टर क्या होगा, थोड़ा बड़ा होगा, नीचे से थोड़ा छोटा होगा, तो बीच में जो है औसत चौड़ाई ली जाएगी। ये इसकी थिकनेस हो गई क्वार्टर की मोटाई, और यहाँ से यहाँ तक ये डायग्राम में इसकी लंबाई रिप्रेजेंट है। तो इस तरह से सारे पार्ट्स हमारे पास आ चुके हैं। अब हम इसमें बात करते हैं इसकी डिजाइनिंग की, कि किस तरह से इसकी डिजाइन करते हैं, क्या क्या स्टेप होते हैं। तो डिजाइनिंग का स्टेप को देखिए आप। सबसे पहले हम बात करते हैं क्वार्टर को, सबसे पहले हम फेल करते हैं टेंशन में। तो जब टेंशन में हम इसको फेल करेंगे, तो टेंशन में जब फेल होगी तो रोड है, ठीक है, तो फेलियर ऑफ रोड इन टेंशन, तो छड़ों का तनाव में फेल हो जाना। सब में तीन चीज याद रखनी है, पहले आपके पास आएगा एरिया, दूसरी आएगी स्ट्रेंथ, और उसके बाद में इन दोनों को इसके यानी कि एरिया आने के बाद आपकी स्ट्रेंथ आएगी। स्ट्रेंथ क्या होती है, एक तरह से जो लोड है वो होता है, तो उसमें क्या होता है, हम जानते हैं कि जो स्ट्रेस यानी प्रतिबल होता है वो होता है आपका बल बटे क्षेत्रफल, तो यानी फोर्स अपॉन एरिया। तो जब आपको फोर्स या लोड निकालना हो तो आप स्ट्रेस और इसकी एरिया की मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये क्या हो गया आपका क्षेत्रफल यानी एरिया, ये हो गया आपका स्ट्रेस यानी प्रतिबल, दोनों की गुणा करेंगे तो आपको स्ट्रेंथ यानी सामर्थ्य मिलेगा, और ये सामर्थ्य किसके बराबर होता है, लोड के यानी भार के, तो इसको इक्वल करना है। तो तीन स्टेप हर किसी में चलेंगे आपके, एक एरिया, एक स्ट्रेंथ और एक लोड। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम फेलियर ऑफ रोड इन टेंशन। तो छड़ों का तनाव में असफल हो जाना, तो हम जानते हैं कि तनावी बल P के कारण छड़ें तनाव में असफल हो सकती है। तो एक चीज याद रखिएगा, जो भी आप हेडिंग दे रहे हैं वही लाइन आपकी फर्स्ट लाइन सब में बनेगी। ठीक है, तो सबसे पहले तनावी प्रतिबल निकालते हैं। तो रोड में जब आपका व्यास क्या है, D, तो जब सर्कल आपके पास होता है तो आप उसका एरिया होता है π/4 d²। इसे हम इसके स्ट्रेंथ निकाल लें तो इसमें सिग्मा टी से यानी कि स्ट्रेस से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको इक्वल टू लोड कर देंगे, तो इससे अननोन कौन आपका D यानी छड़ों का व्यास फाइंड आउट किया जा सकता है। सेकेंड स्टेप है आपका फेलियर ऑफ स्पिगोट इन टेंशन अक्रॉस द स्लॉट। तो जिस पोर्शन में स्लॉट है यानी कि जहाँ छिद्र होगा उस पोर्शन पे हम स्पिगोट को फेल करेंगे टेंशन के अकॉर्डिंग। तो टेंशन के अकॉर्डिंग जब हम इसका एरिया निकालेंगे तो ये पूरा क्या है, सर्कल, तो एरिया क्या हो गया π/4 d2²।
D2 है तो π/4 D2 स्क्वायर। उसके बाद में ये अंदर का पोर्शन रेक्टेंगल टाइप का है तो इसमें से माइनस हो जाएगा ये होलो पोर्शन D2 इंटू टी, यानी लंबाई इंटू चौड़ाई। तो ये इस तरह से आपका एरिया आ जाएगा। ठीक है, ये भी एरिया रेस्टिंग टीयरिंग यानी टेंशन में तो टीयरिंग। ठीक है, तो टीयरिंग स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी सिग्मा टी यानी स्ट्रेस से मल्टीप्लाई और इसको इक्वल टू लोड। तो इसमें अननोन क्या रहा D2 और T, लेकिन आपको स्टैंडर्ड रूप से T बराबर D2/4 ये पूरी यहाँ पे करेंगे। इससे बाद में यहाँ से आपका मान किसका निकलेगा D2 का, और D2 का मान आने के बाद आप T का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो इस स्टेप से आप D2 और T दोनों के मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप है हमारा फेलियर ऑफ कोटर इन क्रशिंग, यानी कि इसी के बाद जस्ट आपको कोटर को क्रशिंग में फेल करना है। क्रशिंग में फेल इसलिए करते हैं ताकि हम ये जो दोनों डायमेंशन आई है वो सही है कि नहीं है ये चेक कर सकें। तो संतुलन में कोटर का फेल होना, तो संतुलन यानी क्रशिंग, यानी सेम इंग्लिश के अकॉर्डिंग एरिया रेस्टिंग टीयरिंग की जगह क्या हो जाएगा क्रशिंग। तो संतुलन में प्रतिरोधी क्षेत्रफल। ठीक है, तो इसीलिए मैंने देखो यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों होगी। इसमें आप क्या करोगे, ओनली क्रशिंग है तो संतुलन हिंदी में संतुलन इंग्लिश में क्रशिंग, तो एरिया रेस्टिंग क्रशिंग या संतुलन में प्रतिरोधी क्षेत्रफल। तो अब हम इस पोर्शन को देखेंगे, तो कोटर कितना है इस पोर्शन में, तो इसकी लेंथ क्या है D2, विड्थ क्या है इसकी एक तरह से T, तो D2 इंटू टी से इसका एरिया निकलेगा। उसके बाद में सामर्थ्य, आपको सामर्थ्य निकालना है तो क्या कर देंगे इसको D2 को इंटू T को सिग्मा C यानी स्ट्रेस से प्रतिबल से गुणा। इसके बाद में इसको लोड के इक्वल कर देंगे तो ये इक्वेशन आ जाए। तो इस इक्वेशन नंबर 3 से आप सिग्मा C का मान चेक कर सकते हैं कि सिग्मा C का मान यदि कम आता है तो हमने जो D2 और T के मान निकाले हैं वो सही है, और यदि ये मान क्या होता है ज़्यादा आ जाता है तो हमें फिर से चेंज करना पड़ता है। वो हम न्यूमेरिकल में देखेंगे किस तरह से सही करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्टेप की ओर चलते हैं। हाँ, तो हम बात करते हैं स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 क्या है आपका, फेलियर ऑफ सॉकेट इन टेंशन अक्रॉस द स्लोट। अब स्लोट के सापेक्ष किसको, सॉकेट को फेल करेंगे, और सॉकेट भी क्या होगा पहले तनाव में फेल होएगा। अब सॉकेट को किस तरह से फेल करेंगे, तो डायग्राम के अकॉर्डिंग देखिए ये आपका सॉकेट का क्या हो गया D1 डाया, इसके अंदर कौन है स्पिगोट यानी D2 डाया। ठीक है, तो हम एरिया निकालते हुए क्या करेंगे, पहले इसको होलो सर्किल मानेंगे, तो ये हो जाएगा D1 में से D2 माइनस होएगा तो π/4 D1 स्क्वायर माइनस D2 स्क्वायर, तो ये हो गया सर्कल का एरिया। इसके बाद में आपका ये पोर्शन और ये पोर्शन जो यहाँ पे कोटर लगा हुआ है ये होलो है, तो इसके लिए आपको इसकी क्या चाहिए लेंथ चाहिए। तो टोटल क्या है D1, इसमें से D2 घटाएं तो ये दोनों पोर्शन की लेंथ आ गई, तो D1 माइनस D2 इंटू किससे कर देंगे इसकी थिकनेस यानी T से। ठीक है, तो इससे क्या आ गया आपका क्षेत्रफल आ गया, ये टेंशन में है तो प्रतिरोधी तनावी क्षेत्रफल यानी एरिया रेस्टिंग टीयरिंग। अब इसी का तनाव में सामर्थ्य निकालना है तो सिग्मा T से मल्टीप्लाई कर देंगे, और लोड निकालेंगे तो इसको लोड निकालने के लिए इसको इक्वल टू P कर देंगे। तो इससे आपकी इक्वेशन नंबर 4 आ जाएगी, यानी सेम एरिया को मल्टीप्लाई में सिग्मा T लिखा, और सिग्मा T के मल्टीप्लाई में ये जो डाटा लिखा है इसके इक्वल में P लगा दो, तो ये क्या हो गया आपका इक्वेशन नंबर 4 हो गई। इससे आप D1 का मान, क्योंकि आपका D2 निकल चुका है, T है, सिग्मा T है, सब कुछ है, तो D1 अननोन हुआ तो D1 फाइंड आउट होगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप है आपका फेलियर ऑफ सॉकेट कॉलर इन क्रशिंग। तो सॉकेट के जस्ट बाद में आप सॉकेट कॉलर को क्रशिंग में फेल करें। ठीक है, अब क्रशिंग में ही फेल क्यों होगा, क्योंकि जो पोर्शन दबेगा, ठीक है, जो पोर्शन अंदर होगा, ठीक है, वो तो आपका क्या रहेगा कि टेंशन में, ठीक है, या सीरिंग में जाएगा, लेकिन जो पोर्शन ऊपर रहेगा जो बाहर से दिखेगा वो क्रश भी हो सकता है और सीयर भी हो सकता है। ठीक है, तो हम देखते हैं फिर संतुलन में सॉकेट कॉलर का असफल होना। तो एरिया रेस्टिंग क्रशिंग निकालने के लिए देखते हैं, तो ये देखिए ये डायग्राम, ये आपका कॉलर D4, ठीक है, अंदर ये डाया आपका D2, ठीक है, तो D4 में से D2 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये आपका एरिया निकल गया। तो एरिया रेस्टिंग क्रशिंग यानी हिंदी इसकी हो जाएगी संतुलन में प्रतिरोधी क्षेत्रफल। तो D4 में से D2 घट गया, इनटू किससे कर देंगे इस थिकनेस कितनी है T से मल्टीपल, जैसे ये आया एरिया के बाद क्रशिंग स्ट्रेंथ यानी इसको स्ट्रेस से मल्टीप्लाई कर दो, यानी प्रतिबल क्या है सिग्मा C होगा, सिग्मा C से गुणा कर दो, यानी आपको हेडिंग में ही पता रहेगा कौन सा स्ट्रेस काम करेगा, तो सिग्मा C से गुणा करने के बाद इसको इक्वल से लोड कर देते हैं तो P
बराबर में इक्वेशन 5 आ गई। इससे आप क्या निकालोगे, अननोन कौन है आपका D4, तो D4 याद कर सकते हो, यानी कि जो सॉकेट कॉलर का व्यास है वो याद किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फेलियर ऑफ सॉकेट कॉलर या एंड के दो सीरिंग में, यानी सॉकेट कॉलर को क्रसिंग में करने के बाद जस्ट आप सीरिंग में फेल करें तो सॉकेट कॉलर या जो इसका एंड पोर्शन है इसका कर्तन में असफल हो जाना। तो यहाँ पे एक चीज याद रखेंगे कि कर्तन क्या होगा, जो सीरिंग है वो दोनों साइड होती है, तो इसको डबल सीयर कहते हैं। तो यहाँ पे हम लैंग्वेज में लिख सकते हैं कि हम जानते हैं कि दोहरा कर्तन होता है। दोहरा कर्तन कैसे, एक यहाँ पे कर होगा एक यहाँ पे, तो दो साइड में हो गया तो दोहरा डबल सीयर क्रिएट होता है। तो एरिया निकालते वक्त आप क्या करोगे, दो की मल्टीप्लाई कर दोगे। तो एरिया रेस्टिंग सीरिंग, अब सीयर है तो सीरिंग कर देंगे। ठीक है, तो यानी कि ये क्या हो गया, कर्तन में प्रतिरोधी क्षेत्रफल, तो 2 इंटू, अब कैसे एरिया आएगा इसका, तो इसके लिए ये देखो ये D4 है आपका, इसमें से आप D2 को माइनस करोगे तो ये डिस्टेंस आएगी, डिस्टेंस को क्या कर दोगे, यानी कि लेंथ हो गई, इसको विड्थ यानी इसकी मोटाई से मल्टीप्लाई करोगे तो ये एक तरह से क्या आएगा, D4 माइनस D2 इंटू C, तो ये आपका एरिया हो गया। और सीयर कितना है, 2 है, तो ट्वाइस मल्टीप्लाई। सीरिंग स्ट्रेस निकालते वक्त इसको, सीयर स्ट्रेस क्या होता है, कर्तन प्रतिबल होता है तो टो से गुणा होने के बाद इसको इक्वल लोड, तो समीकरण 6 से आपका अननोन कौन सारा C, तो C का मान ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, तो यानी स्टेप नंबर 6 तक हमने देखा, सारे पॉइंट्स हैं वो निकाल सकते हैं, यानी जो जो अननोन होगा वो निकलता जाएगा। ठीक है, स्टेप फर्स्ट में आपने D का मान फाइंड आउट किया। ठीक है, ये रहा स्टेप फर्स्ट में D। स्टेप नंबर 2 में स्पीगोट को आपने टेंशन में स्लोट के सापेक्ष, तो स्लोट का होगा यहाँ पे, ये स्पीगोट लगा हुआ है। ठीक है, ये स्पीगोट, तो इसके अकॉर्डिंग आपने इसको फेल किया। ठीक है, तो इसमें क्या आया, ये पोर्शन था, तो इससे आपका D2 और T यानी इसकी थिकनेस निकल गई। ठीक है, क्वार्टर की। स्टेप नंबर 3, अब स्टेप नंबर 3 में आपने क्वार्टर को क्रसिंग में, तो इस पार्ट के अंदर क्वार्टर ये इतना सा है, तो ये जो पोर्शन है क्वार्टर का ये अंदर से कुचली जाएगा, यानी कोई चीज जब दोनों साइड से खींची जाएगी तो जो पोर्शन बीच में होगा वो दबेगा या कुचली जाएगा, तो ये पोर्शन कुचली जाएगा यानी कि क्रश होगा। तो इसलिए हमने क्रशिंग में इसको फेल किया और इससे जो फाइंड मान निकाले उनको हमने वेरीफाई किया। हाँ, नेक्स्ट स्टेप में देखिए हमने स्लोट के सापेक्ष अब सॉकेट को फेल कर रहे हैं, तो सॉकेट आपका ये पोर्शन है। अब सॉकेट को जब ये लोड लग रहा है, टेंशन है, तो हम पहले इसको टेंशन में यानी खींच रहा है ये, तो इसको टेंशन में फेल किया। टेंशन में फेल किया तो आपका ये जो डाटा है D1, ये D1, ठीक है, D1 फाइंड आउट हुआ, ये D1 अंदर बड़ा D2। इसके बाद में हमने इसके दूसरे अपोजिट पोर्शन में इधर कौन है, सॉकेट कॉलर, तो इसमें कौन है D4, अंदर कौन है ये D2, तो हमने इसमें ये D4 लिया और D2 लिया, तो इसमें हमने अननोन कौन हुआ D4 फाइंड आउट किया। नेक्स्ट में हमने अब इसके अंदर जो सॉकेट कॉलर को सीरिंग में फेल किया, यानी कि जब ये चीज यूं खींच रही है तो ये यहाँ से क्या होगा सीयर, क्योंकि ये यहाँ पे पैकिंग में लगी हुई है, अब ये इसको सीयर करेगी, तो सीयर करेगी तो इससे हमने क्या निकाला C, यानी ये पोर्शन में हमने देखो ये डबल सीयर हुआ और इससे C का मान फाइंड आउट किया। चलिए नेक्स्ट स्टेप की ओर चलते हैं, फेलियर ऑफ रोड, यानी अब स्पीगोट का जो एंड है उसको हम सीयर में फेल कर रहे हैं। तो वही एरिया रेस्टिंग सीरिंग, यानी कर्तन में इसका प्रतिरोधी क्षेत्रफल निकालना है, तो कर्तन में किस तरह से निकलेगा। ठीक है, तो ये डिस्टेंस आपकी ये थी, स्पीगोट का डाया आपका D2 है। ठीक है, डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये स्पीगोट का एंड है, तो यहाँ डिस्टेंस आपकी A है और इसका डाया आपका D2 है, यानी ये वाला पोर्शन, तो ये वाला पोर्शन आपका ये रहा D2 और ये डिस्टेंस है, दोनों साइड सीरिंग हो रही है। तो इसमें भी सेम लाइन कि ये क्या होगा, दोहरा कर्तन उत्पन्न होगा, तो 2 से मल्टीप्लाई, डिस्टेंस आपकी A और विड्थ आपकी D2। ठीक है, लेंथ इनटू विड्थ से।
सीरिंग स्ट्रेंथ निकालनी है तो हम टो से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इक्वल टू लोड कर देंगे, तो इक्वेशन नंबर 7 आएगी। इससे हमारा अननोन कौन है, ए, तो ये डिस्टेंस ए का मान फाइंड आउट किया जा सकता है। स्पीगोट को फिल करने के जस्ट बाद हम क्या कर रहे हैं, हम स्पीगोट कॉलर ले लेते हैं। जैसे हमने सॉकेट के साथ किया सेम वैसे स्पीगोट कॉलर। अब स्पीगोट कॉलर को पहले क्रशिंग में फेल करते हैं और फिर इसको सेम उसी की तरह सीरिंग में फेल करेंगे। तो पहले स्टेप नंबर 8 में हम स्पीगोट कॉलर को संतुलन में असफल होना, ठीक है। तो स्पीगोट कॉलर कौन सी है, ये वाला पोर्शन कॉलर, डाया आपका D3 है, थिकनेस इसकी T1 है। तो स्पीगोट कॉलर का संतुलन में फेल होना, तो जब इस पोर्शन को जब ये D3 हो गया, आउटर इंटरनल D2, ठीक है। तो एरिया हम निकालेंगे तो एक तरह से ये सर्किल है, होलो सर्किल दिख रहा है, होलो सर्किल है तो 5/4 D3 का स्क्वायर माइनस D2 का स्क्वायर। स्ट्रेंथ आने के बाद क्रशिंग में हम इसका क्या निकालेंगे, स्ट्रेंथ, क्रशिंग स्ट्रेंथ यानी कि संतुलन में सामर्थ्य। तो सिग्मा सी से मल्टीप्लाई इक्वल टू लोड, अननोन कौन हुआ D3, तो समीकरण इससे हम 8 से D3 का मान ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम स्पीगोट कॉलर को सीरिंग में फेल करेंगे, यानी सीयर में कर्तन में फेल कर रहे हैं। तो कर्तन में फेल करते वक्त हमें ये ध्यान रखना है कि ये यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो दो तरह से, यानी कि ये अंदर इंटरनल पोर्शन है, ये रोड के साथ में अटैचमेंट, तो यानी कि ये यहाँ पे और यहाँ पे दो ही जगह से ये फेल हो सकती है, टूट सकती है। तो सीयर जब भी होता है डबल होता है एक तरह से, लेकिन यहाँ पे ये क्या है, सर्कुलर पोर्शन है आपका, ठीक है। तो यानी कि आपको एक तरह से यूं दिखेगा, तो ये आपका सर्कल है D2। तो D2 जब आपको दिख रहा है तो यानी कि ये कैसा है, सर्किल। सर्किल का जो बेसिकली आपको परिधि निकालनी होती है तो आप 2πr करते हैं, 2πr की जगह आप यहाँ पे क्या ले रहे हैं, πd, तो πd2 हो जाएगा। अब इसके बाहर का जो घेरा है यानी आउटर लाइनिंग, यानी इसकी थिकनेस है, केवल कॉलर की देखनी है हमें, तो कॉलर बाहर वाला यानी ये, तो इसकी थिकनेस कितनी आपकी T1 है। तो परिधि के साथ हम मोटाई की मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी सरकमफ्रेंस और थिकनेस की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एरिया आएगा। ये चीज कब याद रखनी है, जब सर्कुलर पार्ट हो, बाकी तो डबल सीयर है सब में, इसमें बस ध्यान रखना है, क्योंकि ये क्या होती है, जैसे नट वगैरह में हम बोल्ट वगैरह में देखते हैं, बाहर का पोर्शन है ये क्या होता है, सर्कुलर होती है, ऊपर कॉलर टाइप बनी होती है, तो ये πd2 इंटू T1 हो जाएगा। इसके बाद हम सीरिंग स्ट्रेंथ के लिए टो से मल्टीप्लाई करने के बाद इसको इक्वल टू लोड करेंगे, हमारी इक्वेशन नंबर 9 से हम T1 का मान फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि बाकी सब निकला हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, अब हम कोटर को सीयर में फेल करते हैं, तो कोटर का कर्तन में असफल होना। तो कोटर क्या होता है, कोटर भी दो पोर्शन पे, जैसे यहाँ देखिए ये कोटर है, ये यहाँ से और यहाँ से, मेन विड्थ इसकी भी है, तो यहाँ से और यहाँ से कट सकता है, तो सीयर का उत्पन्न होगा इसका यहाँ और यहाँ, तो डबल सीयर हो रहा है, तो इसकी स्ट्रेंथ निकाले, यानी ये पोर्शन टूट के बाहर जाएगा एक तरह से। तो इसकी मोटाई की चौड़ाई आपकी औसत ले रहे हैं B मिड से, और थिकनेस इसकी क्या हो जाएगी T। तो 2 से मल्टीप्लाई करके चौड़ाई और मोटाई की गुणा करें तो आपका क्षेत्रफल यानी लंबाई इंटू चौड़ाई की तरह से देखा जाए तो ये आ जाएगा। इसके बाद में हम देखते हैं, तो इसमें स्ट्रेंथ निकालनी है आपको, सीरिंग स्ट्रेंथ यानी कर्तन सामर्थ्य, तो टो की मल्टीप्लाई और इसको इक्वल टू लोड किया तो आपका B का मान फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे आपके 10 स्टेप तक कंप्लीट, ज़्यादा नहीं थोड़ा ही है, इसलिए टेंशन ना लें। अब एक चीज हमने देखी, हमने सब में कोटर को फेल किया, सीरिंग, टेयरिंग और, ठीक है, लेकिन एक चीज आप देखेंगे कि कोटर क्या हो सकता है, बैंड भी हो सकता है। हालांकि वैसे माना जाता है कि विभिन्न प्रकार के अनुप्रस्थ काट पर जो लोड होता है वो एक तरह से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है, ताकि बैंडिंग उत्पन्न ना हो, यानी बैंडिंग यानी बंकन, मुड़े ना, कि जैसे कोई चीज ये है तो यहाँ पे यूं लोड लग के वो बैंड ना हो जाए, यानी कोई चीज यूं चल रही है तो यूं लोड लग के इसमें बैंडिंग उत्पन्न हो सकती है। तो ऐसा माना जाता है कि भार समवितरित होता है, यानी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, लेकिन बेसिकली ऐसा हो तो नहीं सकता, ठीक है। तो जिसकी वजह से इसमें बैंडिंग उत्पन्न होती है। तो ये देखिए सॉकेट के एक सिरे पर
जो है सॉकेट का जो पोर्शन है उसमें, यानी सॉकेट बाहर वाला है, तो इसमें हम देखते हैं कि इसमें जो सिरे पर जो होता है वो 0 से लेके D4 तक, यानी कि 0 हो गया, ठीक है, यानी ये 0 पोर्शन से लेके ये D4 डाया, ठीक है, यहाँ तक व्यास हो सकता है इसका। और आंतरिक व्यास जो है यानी स्पिगोट का क्या हो सकता है, D2 हो सकता है, ठीक है। ये हम जानते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, D4 और D2। तो ये पोर्शन आपका पूरा वर्क कर रहा है इस पे, यानी स्पिगोट वाला, ठीक है। तो इस पे तो D2 पूरा वर्क करेगा। सेंटर पे लोड P है, तो इसको हम ऊपर अपर या लोअर, यानी कि या तो अपर पार्ट पे बात कर लें या लोअर पार्ट पे बात कर लें, तो हम इसको आधा बांट लेते हैं। तो आधा बांटते वक्त ये थोड़ा सा आप ध्यान रखें कि जैसे ये हो गया कि ये पूरा पोर्शन है आपका, इस तरह से। ये स्पिगोट और ये आपका सॉकेट कॉलर विथ, ठीक है। तो यहाँ पे आपका लोड जो लग रहा है इसको हम सेंटर से जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो अपर पार्ट में जितना लग रहा है उतना ही लोअर में, तो अपर पार्ट या लोअर पार्ट एक के अकॉर्डिंग बात करेंगे। तो यानी ये टोटल डाई आपका कितना है, D2 है, तो अपर आधा कितना हो जाएगा, D2 का हाफ। यहाँ पे भी सेम इतना D2 का, D2/2 एक तरह से देखा जाए नॉर्मली ऐसे होगा। लेकिन इस साइड का जब एक डाया बात करेंगे तो इधर है आपका D4, कितना है, D4। इसमें से ये पोर्शन आपका आप यूज नहीं कर रहे क्योंकि यहाँ पे आप स्पिगोट इधर ले चुके, तो बचा कितना, रिमेनिंग पार्ट कितना है, तो D4 में से ये पोर्शन घटा देंगे तो D4 में से D2 बचेगा, टोटल D4, इसमें से ये घटा। अब ये और ये दोनों का कितना आ गया, D4 - D2। लेकिन आप एक पार्ट के लिए बात कर रहे हैं तो ये भी क्या हो जाएगा, इसका आधा, यानी इस साइड भी पोर्शन आधा, इस साइड भी होगा। अब लोड जो टोटल है वो P लग रहा है, ऊपर भी क्या हो जाएगा, P/2, डायग्राम में देखिए P/2 आधा, नीचे भी P/2, सेम ऐसे ही इधर भी P/2, इधर भी P/2। हम एक पोर्शन के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो ये टोटल आधा है। अब आधे के भी हम लोड जानते हैं कि जो लोड है वो क्या होता है, सेंट्रलाइज, रेक्टेंगल पे सेंट्रलाइज, ट्रायंगल पे 1/3 पे काम करता है। तो यानी कि ये जो है इसका भी सेंटर जब लेंगे तो आधे का भी आधा, यानी चौथाई, यानी 1/4। तो यानी कि यहाँ पे D2/2 का भी 4th, यानी D2/4 पे काम करेगा। हाँ, तो देखा आपने कि ये आधे का भी आधा है, यानी 1/4 पे काम करेगा। और ये आपका D4 है, इसमें से आपने D2 कटा दिया तो D4 - D2। अब एक पोर्शन की बात कर रहे हैं तो इसका हाफ, ठीक है। तो यानी कि D4 - D2/2 काम कर रहा है, लेकिन ये इस पूरे पे काम कर रहा है। लेकिन इसमें से हमें कहाँ पे लेना है, इस पोर्शन पे। ट्रायंगल है, ट्रायंगल में 1/3 पे, तो 1/3 यहाँ वर्क करेगा। ये चीज थोड़ा आपको दिमाग में कंसेप्ट उठाना है कि D4 - D2/2 तो पूरी डिस्टेंस है और इसका भी 1/3 है, तो 1/3 से ये टोटल D2 है, तो इसका आधा D2/2 और इसका भी आधा, तो D2/4, चौथा, ठीक है। हाँ, तो अधिकतम बंकन आघूर्ण यानी सेंटर पे जब हम निकाल ले होंगे, ठीक है, तो इस सेंटर पे हम निकालते हैं तो ये लोड इनटू ये डिस्टेंस, ठीक है। तो ये आएगी आपकी P/2 इंटू 1/2 इंटू D2/2, ठीक है। ये एक डायरेक्शन में इसलिए नेगेटिव ले लिया। इधर से जो दोनों आएंगे वो सेम डायरेक्शन है, तो पहला आपका यहाँ रहेगा, तो P/2 है, डिस्टेंस इसकी यहाँ से यहाँ तक कितनी है, 1/3 इंटू D4 - D2/2, प्लस में इसकी ये डिस्टेंस कितनी है, D2/2। तो आपको पहले आपको यहाँ से ये इतना चलना पड़ेगा प्लस ये डिस्टेंस, तो दोनों डिस्टेंस क्या हो जाएगी आपकी, ऐड हो जाएगी, ठीक है। यहाँ ब्रैकेट का यूज करेंगे, तो ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस,
अब इसमें P/2 दोनों में कॉमन 12 आ गया, तो यहाँ पे D4 माइनस D2 ऊपर 3 इंटू 2 6 हो गया, प्लस यहाँ D2/2, इसमें से D2 2 और 2 ये 4, ये 2 बार जा चुका है इसलिए ये कंसिडर ना करें। तो अब ये भी D2 ये भी D2 दिख रहा है, एलसीएम लिया हमें 4 आया, ठीक है, तो ये एलसीएम आता ही है वैसे 4, तो यहाँ पे क्या हो गया 2 से लिया तो 2 D2 हो गया, यहाँ 4 से 1 तो D2 में से 1 गया, सेम बचे, यानी एक तरह से यूं याद रखें आधे में से चौथा गया तो चौथा ही बचेगा, और आधा ज्यादा होता है तो प्लस का साइन। ये डिस्टेंस आपकी आ गई मोमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है, आपका मोमेंट आ गया ये। एक चीज याद रखनी है आपको, जो सेक्शन मॉड्यूलस होते हैं एसएम में जो आपने पढ़े हैं, ठीक है, तो क्वार्टर क्या है, रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के लिए क्या होता है BD²/6, तो BD² की जगह आप यहाँ TB² होगा आपका, क्योंकि क्वार्टर में T और B है। ये डाटा आने के बाद में आपका बंकन प्रतिबल निकालना है, तो बंकन प्रतिबल का फॉर्मूला होता है बंकन आघूर्ण बटे काट मापांक, यानी कि मोमेंट अपॉन सेक्शन मॉड्यूलस। तो सिग्मा बी बराबर आपकी जो m की वैल्यू है वो पुट कर देंगे और z की वैल्यू है वो पुट कर देंगे। तो इसके बाद में ये नीचे का जो 6 है ऊपर से गया तो 6p, ठीक है, और ये 2 नीचे आ गया तो 2TB² बच गया। अब अंदर हम एलसीएम लेंगे, 6 इंटू 4 है तो 6 और 4 का एलसीएम 24 हो गया 24। अब से ऐसे 4 बार तो 4 की मल्टीप्लाई 4D4, 4 की 4D2, 4 से ये किया 6 बार तो 6D2, तो 6 में से 4 गए तो 2D2 बचेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा 6, ये 24 बार आ गया तो 4 बार कैंसिल, ये 4D4 में से 2D2 बच गया, ये 2 नीचे है, ठीक है, इस 2 से ये 4 भी कैंसिल होएगा तो 2 बचेगा। एक तरह से ये, या इसको आप अंदर भी ले सकते हैं, तो P बाहर रह गया 4 से 4 कैंसिल D4, ये 4 इसके नीचे गया तो 1/2 को 0.5 कहते हैं। तो ये इस तरह से इक्वेशन आपने, इसमें जो सिग्मा बी का वार आपका आएगा इक्वेशन नंबर, ये जो आपकी 13 14 जो भी आएगी, ठीक है, इक्वेशन नंबर, ये इक्वेशन 11 है, ये 12 है, आप 11 और 12, ठीक है, ये इक्वेशन 11 ये 11 और 12 दोनों की आपने, ठीक है, 11 और 12 से वैल्यू पुट करने के बाद आपकी ये इक्वेशन नंबर आ गई आपकी 13 लास्ट। तो सिग्मा बीच में जो वैल्यू आती है क्वार्टर में, ठीक है, इक्वेशन नंबर 13 में जो वैल्यू आएगी सिग्मा बी से कि वो कम होनी चाहिए, यानी क्वार्टर में उत्पन्न होने वाला सिग्मा बी यानी कि जो बंकन प्रतिबल है समीकरण 13 से कम होना चाहिए, यदि इससे ज्यादा आता है तो क्वार्टर फेल हो जाएगा, ठीक है। ये स्टेप आपका यहाँ कंप्लीट हो चुका है। आगे के स्टेप आपके बहुत छोटे छोटे से, बस अब आपको लेंथ, क्वार्टर की लेंथ निकालनी है। तो लेंथ क्या होती है 4 इंटू छड़ों का व्यास, छड़ों का व्यास जो आपके समीकरण 1 में निकल चुका है वो पुट कर दें और उसकी 4 से मल्टीप्लाई करें तो क्वार्टर की ये जो लेंथ है वो स्टैंडर्ड 4D, L बराबर 4D ये रखी जाती है, तो इससे डायरेक्ट फाइंड आउट किया जा सकता है। नेक्स्ट स्टेप नंबर 13 है स्पिगोट सिरे से सॉकेट के अंतिम सिरे के मध्य की दूरी, यानी ये भी मानक है, यानी जो स्मॉल ई का मान था जो हमने डायग्राम में देखा था जहाँ स्पिगोट खत्म हो रहा था और सॉकेट, ठीक है, खत्म, दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उसकी वो E बराबर 1.2D रखी जाती है, यानी स्टेप डिपेंड किस पे करती है, मानक छड़ों के व्यास पे। नेक्स्ट आपका 14 नंबर क्वार्टर में टेपर आपको 1/24 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, यानी 1/24 हाईएस्ट है, इससे ज्यादा ना रखें। और ड्रो जो होल वगैरह है वो 2 से 3 mm के बीच में रखा जाता है, ठीक है। डिजाइन हो चुका है, तो एक बार डायग्राम वापस से अच्छे से देख लें, ऊपर देखता हूँ मैं, इस डायग्राम को आप प्रोजेक्शन और ये दोनों डायग्राम आप बनाने कंपल्सरी है। तो ये आपका सॉकेट एंड स्पिगोट क्वार्टर जॉइंट के डिजाइन कंप्लीट। वीडियो वगैरह आपको अच्छे लगे और जो समझाया हुआ टॉपिक्स है वो अच्छे लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।